नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर न्यूज चैनलों को 24 घंटे की जगह एक दिन में 48 घंटे मिलते तो वे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को 48 घंटे कवर करते। बाकी घटनाओं के कवरेज गायब हो चुके हैं। पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है और आगे भी होगा। कई चैनल हैं, एक ही विषय है, जानकारी कम है, एक ही बात 100 बार अलग अलग लोगों के जरिए कही जा रही है। जो नागरिक ऐसे कार्यक्रमों को देखते हैं, घंटों या मिनटों, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर होता है यह जानने का कोई ठोस जरिया नहीं है। बेशक इसके आसपास की इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं जो बताती हैं कि असर भी हुआ है। इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। 20 मार्च से 25 अप्रैल के उन दिनों में जब न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर तबलीगी जमात की खबरें छाई हुई थी। जरा सी कोशिश करेंगे तो आप याद करने लगेंगे कि उन खबरों को देखते हुए आप किस तरह की बातें करने लगे थे। उन खबरों ने आपके दिलो दिमाग पर क्या असर डाला था। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर। कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब। अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे। जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम। क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा। मरकज की जिद बनी महामारी। कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज। लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। लुटेरा साथ देश करेगा बर्बाद। इस तरह के हेडलाइन न्यूज चैनलों पर तैरने लगे थे और इन्हें देखते देखते आपकी आंखों के जरिए आपके दिमाग में नफरत घुसा दी गई। धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, ये टाइटल हेडिंग न्यूज चैनलों के सांप्रदायिक एंकर जहर उगलने लगे थे। उनके कार्यक्रम में इस तरह की सुर्खियां टीवी के स्क्रीन पर धमाके की आवाज के साथ फ्लैश करने लगी थी। एक दूसरे चैनल पर यह लाइन आपके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आखिर निजामुद्दीन का विलन कौन? आपको लगा होगा कि वहां कोई विलन है जो कोरोना फैलाने आ गया है। यह लाइन भी उन्हीं चैनलों के कार्यक्रम की है। कोरोना जिहाद से देश बचाओ, इस जिहाद का नाम दिया गया। कोई कोरोना फैलाने के लिए जिहाद कर रहा है। कोई प्रमाण नहीं, सबूत नहीं, लेकिन चैनलों ने इन पंक्तियों के जरिए करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर ठूंस दिया। तबलीगी जमात के पीछे पुलिस भागने लगी। जहां उनके होने की सूचना आती, उस सूचना को न्यूज चैनल ऐसे पेश करते थे, लिखते थे देवबंद में 500 कोरोना बम। तबलीगी जमात के लोगों को बम कहा जाने लगा। आज आप एक धर्म के बारे में जो भी सोचते हैं उसके पीछे इन पंक्तियों का बड़ा योगदान है। निजामुद्दीन में कोरोना वालों की जमात लिखा जाने लगा। निजामुद्दीन और जमात के साथ जिहाद, बम, विलन जोड़कर इन्हें आतंकवादियों की तरफ पेश किया गया। इन चैनलों के सांप्रदायिक अफीम को पत्रकारिता और राष्ट्रभक्ति समझकर आप चेतना शून्य होने लगे। मीडिया के साथ साथ ट्विटर पर भी कुछ लोगों ने इस माहौल को विस्तार दिया। उस समय के कुछ हैशटैग भी याद कीजिए। कोरोना जिहाद, हैशटैग बैन तबलीगी जमात, हैशटैग जिहादी कोरोना वायरस, हैशटैग जिहादी वायरस, हैशटैग मस्जिदों में सरकारी ताले लगाओ। तबलीगी जमात के कवरेज ने चैनलों को मौका दिया। वो अपने एजेंडे पर आ गए थे। उन्हें इस महामारी से मतलब होता तो ऐसा ही कवरेज अहमदाबाद में ट्रंप के आगमन की रैली को लेकर करते, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने के खेल को लेकर करते। उस वक्त जब संसद और संसद के बाहर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोरोना को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हैं। अचानक 18 मार्च के बाद सब कुछ बदल जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसके बाद आती है तबलीगी जमात की स्टोरी। 4 महीने बाद मीडिया ने इस सबसे बड़ी स्टोरी को तहखाने में डाल दिया है। मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। जस्टिस टीबी नलवाड़े
और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने जो कहा है उन बातों को उन चैनलों ने आराम से किनारे कर दिया, लेकिन नागरिकों को वो बातें याद दिलाई जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी या आपदा आती है, राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि मौजूदा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की है। क्या हम वाकई अपनी महान परंपरा के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पर लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय आरोप लगाकर जेल में डाल दिया कि वे यात्रा के दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे। कोरोना वायरस फैलाने के लिए यही जिम्मेदार थे। अगर इन लोगों के द्वारा संक्रमण फैलाने की बात में जरा भी दम होता तो इन सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई होती, उन्हें अपने वतन भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उनके परिजन कितने परेशान हुए होंगे। जनवरी से पहले भारत में कई जगह पर धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उसमें शामिल होने वाले ज्यादातर मुसलमान थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर आपत्तियां थीं। उन्हें लगता था कि मुस्लिम शरणार्थी और प्रवासियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वे नेशनल रजिस्टर का विरोध कर रहे थे। मौजूदा मामले में कार्रवाई उन प्रदर्शनकारी मुसलमानों के मन में भय पैदा करने के लिए की गई थी। यह संकेत दिया गया कि उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे की मंशा ठीक नहीं लगती। बदनीयती से कदम उठाए गए लगते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने साफ साफ कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन मीडिया प्रोपेगेंडा फैला सके इसके लिए सामग्री कहां से मिलती है? जाहिर है सरकारी जांच एजेंसियों से मिलती है, जिनके पास ठोस कुछ नहीं होता मगर उनके छापे से जुड़ी तस्वीरें होती हैं। सूत्रों के हवाले से आने वाली अपुष्ट खबरें होती हैं, जिनके सहारे तबलीगी जमात की खबरें दनादन चलने लगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के बारे में जो टिप्पणी की है उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि आजकल कैसे एजेंसियों के इस्तेमाल से मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस केस में महाराष्ट्र की पुलिस ने मैकेनिकली यानी दिमाग नहीं लगाया, काम किया है। लगता है कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दबाव में काम किया। सीआरपीसी के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करने का साहस पुलिस नहीं कर सकी। रिकॉर्ड से लगता है कि पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया। यही कारण है कि इनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड पर कोई प्रमाण नहीं है। दोबारा पढ़ रहा हूं, सरकार दूसरे देश के दूसरे मजहब के लोगों के साथ अलग बर्ताव नहीं कर सकती है। आपको समझना यही है कि मीडिया का प्रोपेगेंडा एजेंसियों के बहाने सरकार और राजनीति का प्रोपेगेंडा होता है। न्यूज चैनलों और अखबारों को तबलीगी जमात के लिए प्रोपेगेंडा की वैध सामग्री जांच एजेंसियों ने उपलब्ध कराई। अखबारों में झूठी खबरों की भरमार हो गई थी उस वक्त। कई जगहों पर पुलिस के ही अफसरों को ऐसी खबरों का खंडन करना पड़ा। तंत्र का एक हिस्सा तबलीग को लेकर अफवाहें फैला रहा था। तंत्र के भीतर का ही कुछ छोटा सा हिस्सा इसके खतरे को समझ गया। जिला स्तर पर पुलिस अधिकारी इन खबरों का खंडन करने लगे। यही नहीं, सरकार ने भी अंतर करना शुरू कर दिया कि जमात का प्रतिशत बताना शुरू कर दिया कि आज के मरीजों में 30% जमात के हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि 70% कहां के हैं, कौन हैं। यह प्रेस ब्रीफिंग का हिस्सा हो चुका था। 536 जो लोग हैं हॉस्पिटल में मरकज के हैं, जिसमें से काफ़ी की रिपोर्ट आ गई, कुछ की रिपोर्ट आज और कल में आ जाएगी। तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी,
वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। आप देख सकते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया मिलकर किस तरह का माहौल बनाते हैं। सरकार किस तरह अपनी राजनीति के हिसाब से उसे मान्यता देती है। ऐसे कार्यक्रमों से आपकी जिंदगी से पत्रकारिता की बुनियादी जरूरत ही मिटाई जा रही है। आपको लगेगा कि यही पत्रकारिता है, जबकि नहीं है। तबलीगी जमात को लेकर मीडिया की यह करतूत अपने ही नागरिकों के एक हिस्से के पीछे हिंसक भीड़ छोड़ देने की थी। यही हुआ। आप याद करेंगे तो सब याद आ जाएगा। आलू, गोभी, टमाटर, लौकी, कद्दू। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि सब्जी वाले को आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा, और ना ही आम आदमी को यह अधिकार है कि वो सड़क चलते लोगों से आधार कार्ड तलब करे, और ना ही कोई शख्स इस धरती का मालिक है जिसे फेरी वालों को अपनी धरती से निकालने का लाइसेंस मिला हो। लेकिन ये सोशल मीडिया कैंपेन का नतीजा है। वायरल वीडियो देखिए। आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ आप। अभी मैंने आपसे टॉप फ्लोर से पूछा आपके पास आधार कार्ड है, आपने मेरे से कहा आधार कार्ड है मेरे पास। है तो घर पे है। तो मेरे भाई साहब आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा ना आधार कार्ड। आप इससे प्लीज जरा गली से बाहर चलिए। मैं चौथी मंजिल से नीचे उतर के आया हूँ ना, गली से बाहर चलिए। आप अपनी आईडी लेकर। इस वायरल वीडियो को देख के लगा कि यह फेरी वाला जावेद है। उसे लगा कि मुस्लिम सब्जी वाले से हिंदू सब्जी नहीं खरीदेंगे, लिहाजा संजय बन के सब्जी बेचने लगा, लेकिन पकड़ा गया। क्या ये तकलीफदेह बात नहीं है कि किसी गरीब आदमी को फेरी लगाने के लिए अपना नाम बदलना पड़े? संजय कैसे हो गए भैया आप? ठीक है, मेरी गलती हो गई। नहीं गलती कैसे हो गई भैया? आप क्या चाह रहा था बताओ। मैं ठीक है, अपने होगा। अरे सुनो मेरी बात, बोलो। आप संजय कैसे हो गए जावेद से? ठीक है, मेरी गलती, मैंने आगे संजय बता दिया। क्या चाहते हो आप? ठीक है, हिंदुओं को निपटाना? नहीं दादा नहीं। तो फिर 40 लोग 100 लोग मिलकर नमाज पढ़ रहे हो। ठीक है, मोदी जी मना कर रहे हैं कि भैया भीड़ भड़का मत करो, तुम फिर भी नहीं मान रहे हो। मुस्लिम सब्जी के बाद अब देखिए बुलंदशहर की हिंदू सब्जी, जिनके ठेलों पे भगवा झंडे बंधे हैं। ये गरीब ठेले वाले तो इतने सियासतदान नहीं हो सकते कि ठेले पे भगवा झंडे बांधें, किसी और ने ही लगाए होंगे। राम सिंह जी, ये जो झंडा लगाए क्यों लगाए, क्या कारण है इसका? ये मुस्लिम उसके लगाया है का झंडा, इसलिए ताकि हिंदू परिषद की वजह से लगाया। क्यों ऐसा हिंदू मुस्लिम क्यों? ताकि ऐसा है कि इससे सामान ज्यादा बिकता है, कागो में दिखाई देगा कि हिंदू है ये। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। दिल्ली में भी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक सब्जी बेचने वाले से उसका धर्म पूछकर डंडे से उसकी पिटाई कर रहा था। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। सब्जी वाले की पिटाई करने वाले का नाम प्रवीण बब्बर है, जो बदरपुर एक्सटेंशन का रहने वाला है। हमें और आपको शायद ये दिन भी देखना बाकी था। इसके पहले किसने सोचा था कि फुटपाथ के ऊपर वो फल और सब्जी बेच के 4 पैसे कमा लेने वाले इन गरीब लोगों का कभी मजहब भी पूछा जाएगा। लेकिन आज ये भी हो रहा है। हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो सिर्फ 1-2 घटना से संबंधित थी, मगर अप्रैल के महीने में तबलीगी जमात के कवरेज ने एक तबके में हताशा भर दी तो दूसरे तबके को उग्र कर दिया। द वायर उर्दू के पूर्व संपादक मेहताब आलम, जो अब स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, ऐसी खबरों पर नजर रख रहे थे। बीबीसी उर्दू और इनकलाब के लिए लिख रहे थे कैसे इन खबरों ने पटरी पर फल सब्जी बेचकर 2 रुपए कमाने वाले गरीबों की जिंदगी बेहाल कर दी थी। खबरें प्रसारित और प्रकाशित हो रही थी तो उसका सीधा असर जो भारतीय मुसलमान हैं, आम भारतीय मुसलमान हैं, उनके ऊपर हो रहा था। खासतौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक गरीब तबके से है, मजदूर तबके से है, उनको अलग अलग तरह की परेशानियां इन प्रोपेगेंडा की वजह से झेलना पड़ा। उन्हीं दिनों कई जगहों से ये खबर आई कि कैसे हॉस्पिटल्स में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा झारखंड में हुआ, इसी तरह से आप देखेंगे राजस्थान में हुआ, गुजरात से भी ऐसी खबर आई थी। बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो ऐसा हुआ कि एक सरकारी एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी किया और ये कहा कि जिन मुस्लिम मरीजों के पास नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है कोरोना का, वो उनका इलाज नहीं करेंगे।
इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि इन खबरों की वजह से, इस तरह के प्रोपेगेंडे की वजह से जो मुस्लिम व्यापारी थे, जो छोटे मजदूर थे, उनको काम मिलने में परेशानियां होने लगी, उनके जो कारोबार